घर बेचने वाले ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। किसी परियों की कहानी की तरह ही आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चुनते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो पहले मैं ये पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वो कितना % टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी मैं करता हूं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, पर उसका काम यानी कि बिजनेस रियल एस्टेट का है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा सा बिजनेस अकाउंटेंट था, पर उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक बिजनेस को पसंद नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको एजुकेट करने के लिए समय निकालेंगे और वे आपके द्वारा खोजा गया बेस्ट एसेट साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। ये प्योर और सिंपल सा लॉजिक है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट स्किल्स में से एक लोगों का मैनेजमेंट भी है। कई लोग सिर्फ ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में जूनियर। कई सेकंड रेट मैनेजर सेकंड रेट के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे ये तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, पर वे ये नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली स्किल है किसी टेक्निकल फील्ड में अपने से बेटर और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसीलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके पास भी होने चाहिए, और ये फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर बने। ये बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकन इंडियंस के कल्चर और ट्रेडिशन से झटका लगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। गोरे लोग इसे तोहफा समझ लेते थे, और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि गोरे कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर फ्रेज पैदा हुआ, एक छोटी सी कल्चरल नासमझी के कारण। एसेट के कॉलम में दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिश्ड इन्वेस्टर का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने ये महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज्यादातर इन्वेस्टर कहेंगे कि आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं, कैश पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होता। इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ठंड के महीनों में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब मौसमी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2,500 किराए पर दे देती हैं। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया सिर्फ $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं जो हर महीने मेरी इनकम बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वो कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूं। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ चुका है और दूसरे एसेट पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसे एसेट का मालिक बन जाता हूं जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलता है। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, पर मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूं जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं।
मैं ये कहूंगा कि एवरेज 10 इन्वेस्टमेंट पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, और 2 या 3 में मैं घाटा भी खाता हूं। पर मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूं जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग रिस्क से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी सेविंग्स कुछ नहीं से बेहतर ही होती हैं। पर आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, पर आजकल ऐसा बहुत ही कम होता है। मेरे हर इन्वेस्टमेंट पर एक ना एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए। इस टॉपिक पर इतनी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या एसेट आता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 8, एसेट से लग्जरी की चीजें खरीदी जाती हैं। फोकस करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालकर कैश में कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, पर लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार पाने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वो तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वो दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, पर मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वो अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का इस्तेमाल करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट की जर्नल की मेंबरशिप दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ किताबें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहां थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, पर वो उनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वो इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वो इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वो अपनी कार खरीद सकता है, और बाकी के $3000 उसके कॉलेज फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, पर इसका नतीजा क्या निकला? वो शुरुआत में किस्मत वाला रहा, पर कुछ दिनों बाद उसने अपने प्रॉफिट की सारी रकम खो दी। तब वो सचमुच इंटरेस्ट लेने लगा। आज चाहे वो $2000 के नुकसान में है, पर उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। उसने मेरे द्वारा खरीदी गई सारी किताबें पढ़ डाली हैं और ज्यादा किताबों की खोज में लाइब्रेरी भी गया। वो मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सिग्नल्स या इंडिकेटर्स पर नजर रखता है और एमटीवी के बजाय एनबीसी देखता है। उसके पास सिर्फ $1000 बचे हैं, पर उसकी रुचि आसमान को छू रही है। वो जानता है कि अगर वो इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, पर उसे इसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा गेम मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वो सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि वो अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वो हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो ये मानता हूं कि उसके एजुकेशन पर खर्च किए गए ये बेस्ट $3000 थे। जो वो सीख रहा है वो जिंदगी भर उसके काम आएगा, और वो पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है।
जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पे करे वाले सेक्शन में कहा था कि अगर कोई इंसान सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वो कभी अमीर बनने की कोशिश ना करे। थ्योरी के हिसाब से एसेट वाले कॉलम से कैश फ्लो डेवलप करने का प्रोसेस आसान नजर आता है, पर इसमें पैसे को दिशा देने की मेंटल सहन शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी अट्रैक्शन और लालच के कारण आज खरीदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा ही उड़ा दिया जाए। कमजोर मानसिक ताकत के कारण ही वो पैसा सबसे कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर बह जाता है। ये गरीबी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यहां एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि पैसे से ज्यादा पैसे कमाने की एबिलिटी को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। असल में कई तो ज्यादा कर्ज में दबे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसीआर या छुट्टियों के लिए कैश पैसा दिया होगा। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। मैं भी हर इंसान की तरह लग्जरी चीजों को पसंद करता हूं। फर्क यह है कि कई लोग इन चीजों को कर्ज लेकर खरीदते हैं। ये पड़ोसियों से मुकाबला करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, पर मैंने लायबिलिटी वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय एसेट वाले कॉलम पर फोकस रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से इंस्पायर होता हूं कि किस तरह उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे जुटा सकूं। आजकल अक्सर हम अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए लोन लेने पर फोकस करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान नहीं लगाते। ये रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, पर लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। ये एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसानों के रूप में और देश के रूप में भी है। याद रखें कि आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने करीबी लोगों को पैसे के रूलर के रूप में ट्रेन कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। यह आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर राज करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 9, हीरो की जरूरत।